हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में विल गो फॉर डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दुनिया को बदल दिया है। अभी विश्व में करीब करीब 90% आदमियों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है और स्मार्ट मोबाइल में आप देखना बैटरी यानी सेल होता है। वो सेल भी वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो जो लिथियम आयन बैटरी है, वो लिथियम आयन बैटरी का जो साइंटिस्ट जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया था वो थे अकीरा यासिनो, स्टैनले व्हिटगम और गुड एनफ। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हमारा दुनिया को बदल दिया है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने। सो आप सोचिए हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन क्या था? द सेल which converts chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। हमने सब्जेक्ट ये इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताया था रिडक्स रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड चलेगा। बट वो क्या थे? वो थे डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। तो जो सोचे होंगे साइंटिस्ट ये कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंटिन्यूस यानी स्पॉन्टानियस किया जा सकता है ताकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अचीव्ड और द करंट विल बी अचीव्ड है ना। तो हमने यहाँ क्या बोला? द सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टानियस रिडक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्पॉन्टानियस रिडक्स रिएक्शन कैसे? उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। So how the direct redox reaction has been converted to indirect redox reaction which converts chemical energy to electrical energy, हम उसको समझेंगे ना। तो आप देखिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल। बाय द नेम ऑफ वोल्टा दिस नेम हैज बीन आल्सो बिकम वोल्टाइक सेल। सो यहाँ ये जो सेल है आप इसको देखिए अच्छी तरह, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट करना और ये फिगर को भी नोट करना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। तो हाउ द इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन दिस सेल। आप जब एग्जाम में लिखना तो पहले क्या लिखना? थ्योरी मीन्स डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? पहले दिस सेल कंसिस्ट ऑफ टू वेसल्स। ये एक वेसल है ना। वन वेसल कंटेन्स एनोड एंड अनदर वेसल कंटेन्स कैथोड। ठीक है। एंड एनोड इज जिंक प्लेट और जिंक स्ट्रिप। इट इज पुट इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट इज जिंक सल्फेट हियर। ठीक है ना। एंड द अनदर वेसल कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द कैथोड इज हियर आल्सो कॉपर मेटल स्ट्रिप्स। The both cathode and anion are connected by a voltmeter to detect the current what is being produced by this cell. And there is a salt bridge. There is a salt bridge which contains an electrolyte that should be non-reactive to the both of the electrolytes. ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ और इसके साथ इसका रिएक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। ये KNO3 यहाँ हमने ले रखा है सॉल्ट ब्रिज के अंदर। इट इज यू शेप्ड पाइप एंड हैविंग पोरस ऑन ईच एंड। यहाँ पोरस है छोटा छोटा और इसके अंदर KNO3 सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप पहले समझिए इसको। ये तो क्या है? कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर फंक्शन हम देखेंगे, फंक्शन क्या होता है? पहले कैथोड की बात, एनोड की बात हम करते हैं। पहले एनोड की, जैसे जिंक को हम जिंक सल्फेट में डालेंगे या रखेंगे और कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। ये बिल्कुल कनेक्शन। नाउ द सर्किट इज बीइंग क्लोज्ड बिकॉज द सॉल्ट ब्रिज इज आल्सो हियर टू क्लोज द सर्किट। तो जिंक क्या होगा? इसमें डिजल होता जाएगा। क्या होगा? ZnS4 इसमें क्या है? ZnSO4 गिव्स Zn2 प्लस प्लस SO4 माइनस आयन इसमें दे रखा होगा बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रो लाइट आयोनाइजेशन है ना। तो एट एनोड क्या होगा?
जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+। ये जो जिंक प्लेट है इसमें डिजल होके क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और क्या होगा, ये Zn2+ आयन में इट विल बी कन्वर्टेड। आप समझ गए, 8 एनोड द जिंक प्लेट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn2+ आयन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट हियर एट द एनोड। आप समझ गए। अब दूसरी कैथोड की बात करेंगे। कैथोड की जगह क्या होता है, रिडक्शन होता है, दिस इज द परमानेंट ट्रूथ। तो यहाँ कैथोड में हमने CuSO4 है, CuSO4 क्या होगा, Cu2+ प्लस SO2- due to ionization in the electrolytic solution, ठीक है ना। Cu2+ क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव कॉपर व्हिच विल बी डिपॉजिटेड एट कॉपर। समझ गए आप। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुआ जिंक प्लेट से, that electron will flow towards this upward and it will again come into at the cathode and it will accepted by the copper ions in the vessel। आप समझ गए। यहाँ जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक जिंक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का एटम देता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर ये जब OR से कनेक्टेड है, सो द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड्स ए पाथ एंड इट ट्रैवल्स राइटवर्ड्स एंड रीचेस एट कैथोड। जैसे कैथोड में पहुंचता है, यहाँ C2+ प्रेजेंस होता है, सो Cu2+ एक्सेप्ट्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर। आप समझ गए। सो इट बिकम्स ए साइकिल, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम जानते हैं द इलेक्ट्रॉन इन व्हिच डायरेक्शन इट फ्लोज, द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द जनरल एक्सेप्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगी तो करंट क्या होगा, इधर से फ्लो होगा। तब ने लिखा इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। आप समझ गए। इसको अच्छी तरह समझना, इसमें कोई मतलब इतना डिफिकल्ट बात नहीं। आप पिक्चर को अच्छी तरह देखोगे तो यहाँ लिखा आप समझ जाओगे ना, Cu2+ +2 कॉपर। तो ये चलता रहा, ये कंटिन्यूस क्यों, बिकॉज द सर्किट इज क्लोज्ड। इधर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो देगा वो इधर जाएगा, फिर इधर मिलके कॉपर के साथ रिडक्शन कर लेगा, फिर 2 देगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक द जिंक प्लेट इज देयर, बिकॉज जिंक प्लेट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, इट विल बी फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा। जब तक जिंक प्लेट खत्म नहीं होता है तब तक द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और क्या होगा, इधर कॉपर सल्फेट होना चाहिए। अगर कॉपर सल्फेट नहीं है तो भी नहीं होता, क्योंकि Cu2+ चाहिए ना इसके अंदर। आप समझ रहे हैं। तो Cu2+ यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब तक इसके अंदर होगा, और जिंक इधर जब तक होगा, और ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर KNO3 होना चाहिए, बिकॉज इट मेंटेन्स द सर्किट क्लोजर। इट मीन्स द क्लोज सर्किट ओनली इज ड्यू टू द KNO3। KNO3 उसको सर्किट क्लोज करता है, विदाउट क्लोज द सर्किट कैन नॉट बी फिजिबल टू और कैन नॉट बी पॉसिबल टू कैरी आउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं या करंट जाएगा नहीं। हम जानते हैं सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा करंट इसमें प्रवाहित नहीं होता है ना। तो ये आप समझ गए। तो हम अभी सवाल उठता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एग्जाम में आता है, हर वक्त एग्जाम में आता है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या हुआ हमको पता है, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे व्हिच इज नॉन रिएक्टिव टू द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन बोथ द वेसल्स। दोनों वेसल में जो है उनके साथ उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए। तो हमने KNO3 ले रखा है। KNO3 क्या होगा, हमने लिखा सॉल्ट ब्रिज KNO3 K+ + NO3- में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन। जब K+ NO3- आप देखिए जरा, यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu2+ SO4 - इसके अंदर है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट 100, इसमें 100 नंबर्स कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल है, तो Cu2+ कितना होगा, 100 होगा, ये भी 100 होगा, है ना। लेकिन एक बार अगर इधर Cu2+ 1 चला गया तो इधर कितना आ जाएगा, 99 कॉपर आयन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। ये मान लीजिए 100 था, तो ये कितना था, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है ना। अगर एक कॉपर यहाँ से चला गया, एक कॉपर माइनस चला गया, तो इतना कितना बचा, 99 बचा, क्योंकि कॉपर जाके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये जब 99 होगा, लेकिन सल्फेट आयन कितना है, 100 है, तो यहाँ क्या होगा, बैलेंस, डिसबैलेंस हो जाएगा बिटवीन द न्यूट्रलिटी, यानी न्यूट्रलिटी यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, प्लस चार्ज क्या हो गया, घट गया किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। सो तो
टू कॉम्पेंसेट दैट और टू न्यूट्रलाइज दैट, इसके अंदर जो KNO3 होगा ये यहाँ K प्लस आयन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी K प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया। आप समझ गए मेरे बात? यानी यहाँ जो CO2 प्लस का खाली हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसके अंदर से सॉल्ट ब्रिज में है यहाँ K प्लस आयन आके उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, करता चलेगा। इधर जितना जाएगा इधर K आएगा उतना कॉम्पेंसेट करेगा, ताकि इट विल बी मेंटेन द न्यूट्रलिटी इन दिस वेसल। इस वेसल का हम बात करेंगे। यहाँ जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, Zn2 प्लस हो जाता है। Zn2 प्लस क्या इसके अंदर रहता है, यानी इसके अंदर पहले क्या था, Zn2 प्लस। मान लीजिए ये 100 भी था, ये भी 100 था, ये भी 100 था। अब एक इसमें और ऐड हो गया, क्योंकि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन दे के फिर Zn2 प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा, 101 हो गया, है ना, 101 हो गया। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसका कम हो गया नहीं, ऐसे पर कम हो गया, तो न्यूट्रलिटी क्या हो गया। तो इससे पर और एक बढ़ाने के लिए इधर कौन सा आ जाएगा, NO3 और एक आ जाएगा। आप समझ गए? तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, ये 100 एक होने से ये 100 है और NO3 ये 2 माइनस है तो 2 आ जाएगा, समझ गए आप। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो क्या करेगा ना, NO3 will maintain the neutrality in this vessel whereas K plus will maintain neutrality in this vessel। आप समझ गए? दिस द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज नंबर 1 टू कंप्लीट द सर्किट, यानी सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं। दूसरी बात है टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन बोथ वेसल, ये वेसल और इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन होके आ जाता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे नेगेटिव आयन होके आके यहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। आप समझ गए? दिस इज ए स्पॉन्टानियस प्रोसेस, बट टिल दैट इट इज स्पॉन्टानियस, सो लॉन्ग एज zinc is present there as anode and copper sulfate solution as electrolyte in the cathode vessel present there। ये दोनों चीज मैंडेटरी है एंड सॉल्ट ब्रिज शुड कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 चीज जब तक है ये रिएक्शन चलता रहेगा और यहाँ करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। ये करंट विल बी डिटेक्टेड बाय दिस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर विल इंडिकेट बाय डिफ्लेक्शन हाउ मच करंट इट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। आप समझ गए? इसमें और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल आप ऐसे ही फिगर एग्जाम में करिए और मैंने जैसे बोला वैसे ही आप थोड़ा सा लिखिए, इट इज ओवर, यू विल गेट फुल मार्क्स ना। तो उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, इसके अंदर कितना वोल्टेज प्रोडक्शन होता है, हाउ मच वोल्ट और हाउ मच करंट इट इज गिविंग द दिस सेल। सो टू डिटरमाइन दैट आप देखिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ गाल्वानिक सेल। मान लीजिए वही गाल्वानिक सेल हमने इधर बनाया है, मैं इस तरफ चला रहा हूँ, ये गाल्वानिक सेल हम यहाँ बनाया है। इसमें क्या है, वही ZnSO पर बस बिल्कुल डिटो वही है। तो यहाँ उन्होंने क्या क्या इधर लेके लगा दिया है हमारा वोल्टामीटर, और इधर क्या हुआ है, ऊपर एक रियोस्टेट लगा दिया है और उधर बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी दे दिया है। क्या दिया है, एक्सटर्नल बैटरी। समझ रहे हैं? एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी होगा तो अगर हम रिएक्शन चलाएंगे तो इधर क्या होना चाहिए, करंट दिखाना चाहिए, ये डिफ्लेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए हम ऊपर से इसको वोल्टेज दे रहे हैं, यानी एक्सटर्नल पावर सप्लाई कर रहे हैं। यह देखा गया अगर 1.1 वोल्ट, अगर हम ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट सॉरी लेस देन 1.1 वोल्ट देते हैं, लेस देन 1.1 वोल्ट हम अगर एक्सटर्नल करंट देते हैं, इसमें कितना, लेस देन 1.1, तो क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन, यानी करंट इज flowing through this circuit, यानी the electrochemical cell produces electricity जब less than 1.1 वोल्ट। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। अगर हम इसको 1.1 वोल्ट से लेस करेंगे, कम देंगे, तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, यानी इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए? अगर 1.1 को धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 1.10, समझ गए आप? तो यहाँ क्या होगा ना, ये बिल्कुल जैसे लगेगा करंट प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका मतलब इस पे ये करंट बिल्कुल प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है। समझ गए आप? यानी ये बैलेंस हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन विल बी सीन एट द वोल्टमीटर, यानी यहाँ डिफ्लेक्शन कुछ दिखेगा नहीं एट व्हाट 1.1 वोल्ट अगर इक्वल हो गया। इफ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हमने कर दिए, ग्रेटर देन कर दिए, तो क्या होगा, ये करंट प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन
इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रोलाइट में सेल में हम क्या करते थे, केमिकल डिकम्पोजिशन होता था, तो एक केमिकल डिकम्पोजिशन में कर देगा, तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी द गैल्वेनिक सेल कैन बी रिवर्स्ड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इफ वी आर सप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस मोर देन इट्स प्रोडक्शन। ये जितना कर सकता है उसका 1.1 कैपेसिटी, इट प्रोड्यूसेस 1.1 वोल्ट, अगर उससे हम ज्यादा देंगे तो इट विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रादर इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप समझ गए अभी, या कोई दिक्कत रहा? ये रियोस्टेट क्यों लगा रखा है? इसका बढ़ाने कमाने घटाने के लिए, किसका, फ्लो ऑफ करंट का, है ना। ये इससे पावर देने का जो हमारा बैटरी लगा हुआ है 1.1 से लेस, फिर 1.1 बराबर, फिर 1.1 से ज्यादा, तो इससे घटाने बढ़ाने से पता चलेगा। यानी तो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एबल टू प्रोड्यूस 1.1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज प्रूव फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा होता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको कहते हैं जेडन कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ डेफिनेशन लिखा रखा है, आपने इसको नोट कीजिए, इसको भी अच्छी तरह नोट कीजिए, ठीक है ना। दिस इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ इनडायरेक्ट रिडक्शन कैसा, रिडक्स रिएक्शन कैसे होगा आप देख लिए, वहां डायरेक्ट हो रहा था, लेकिन इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, यानी एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इनडायरेक्ट रिडक्शन, यानी एक सेल में और एक वेसल में नहीं हो रहा है। समझ गए आप? रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, समझ गए आप? तो आधा में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन के वजह से हमारा क्या हुआ, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप समझ गए? तो ये तो आजकल बहुत, इसका प्रोडक्शन बहुत है। आप घर में इन्वर्टर से शुरू करके बैटरी जो आता है, इन्वर्टर में बैटरी लगता है, ट्रक, बस, जीप, कार, यानी आपके गाड़ी, बाइक, हर में एवरीवेयर द बैटरीज आर देयर, नो। विदाउट बैटरी आई थिंक द ह्यूमन प्रोग्रेस में पॉज में कम आटे, पॉज स्थिर हो जाएगा ऐसा लगता है। तो आप देखिए, ये जो हम पढ़े अभी, और दूसरे कितने तरह के सेल है। यहाँ हमने ले रखा है जिंक कपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कपर सल्फेट, और किसी सोल्यूशन को लेके या इलेक्ट्रोलाइट को लेके हम सेल बना सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए अच्छी तरह, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह देखिए और जहाँ पॉज लगा के नोट कीजिए। सम अदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसे हमने जिंक कपर सल्फेट का सेल देखा, अभी और भी कितना हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। अभी मान लीजिए पहले हम ले रहे हैं कॉपर सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। समझ गए आप? तो यहाँ अगर हम इसको देखेंगे सेल को, बिल्कुल वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, फिगर भी हुई है। लेकिन कॉपर एजी, तो ये एनोड हो जाएगा कॉपर, कैथोड हो जाएगा सिल्वर। इसमें कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। KNO3 वही ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्यूशन रहेगा KNO3 उसमें जो था। तो यहाँ क्या होगा, एनोड की जगह क्या होगा, और जो कनेक्शन बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट विल बी कन्वर्टेड टू कॉपर प्लस आयन NO3। और इसमें क्या होगा, ये जो कॉपर इसमें हम डुबाएंगे, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉपर विल डिजॉल्व इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा हर एक कॉपर एटम से, तो ये क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, जाके इधर क्या होगा AgNO3, AgNO3 क्या होगा Ag प्लस NO3 माइनस, यहाँ Ag जाके 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इधर एक कॉपर जब डिस्चार्ज होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डीजल होगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर क्या करेगा 2 Ag जाएगा। समझ गए आप? 2 Ag जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ गए? और ये सॉल्ट ब्रिज है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द बाथ एंड टू क्लोज द सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो क्या होगा, करंट लेफ्ट साइड फ्लो करेगा। तो यहाँ मैंने आपको भूल गया एक चीज़ आपको बताने के लिए, हम बोले थे ने कैथोड, कैथोड के साथ नेगेटिव कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ क्या वही कैथोड दाएं तरफ है, लेकिन यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सिंबल देंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है तो करंट इस तरफ से
फ्लो करता है, दैट इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ना, तो हम इसको पॉजिटिव सिंबल देंगे। लेकिन उधर क्या दिए थे, क्योंकि नेगेटिव बैटरी दिए थे बाहर से, तो नेगेटिव टर्मिनल था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दाहिने तरफ यानी कैथोड उधर दे रहे थे नेगेटिव ने कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो current will be flow from cathode to anode, so this is positive and this is negative outer ring, this is the difference, very important, don't forget it। तो आप समझ गए, बिल्कुल वही है। ये सॉल्ट ब्रिज का KNO3 वही K प्लस NO3 माइनस K प्लस आता है इधर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रलिटी, और NO3 इसमें आएगा बैलेंस करके न्यूट्रलिटी। एक चीज आप अभी समझना चाहिए, इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जो सेल होता है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर सिंबल से हम देख लेंगे सेल में क्या क्या है, वो कैन फाइंड आउट। अब देखिए जो पहले वाला जिंक कपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका सिंबलिक कैसे हम लिखेंगे। ये फिगर को याद कीजिए, बाएं तरफ क्या है, एनोड है, दाएं तरफ कैथोड है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो एनोड में क्या हो रहा था, जिंक वाज कन्वर्टेड टू Zn2+, तो हमने लिखा Zn/Zn2+। सॉल्ट ब्रिज में क्या नहीं लिए थे हमने, KNO3 लिखा। इधर क्या हो रहा था, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो दिस रिप्रेजेंट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ZnCuSO फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप समझ गए, एनोड के जगह एनोड में जो हो रहा था ऑक्सीडेशन उसको हमने लिख दिया, कैथोड में रिडक्शन जरूरत था हम रिडक्शन भी उसको लिख दिया, और बीच में क्या रखा, सॉल्ट ब्रिज रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी जो हमने किया कपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का, बाएं तरफ क्या हुआ, कपर कन्वर्टेड टू कपर 2+, दाएं तरफ क्या हुआ, Ag+ कन्वर्ट टू Ag, बीच में क्या था, KNO3। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे बाएं तरफ कपर प्लेट है, दाएं तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड है, कपर इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड। और यहाँ समझ गए ना, यहाँ कपर क्या हो रहा है, कपर आयन दे रहा है, यहाँ सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, और बीच में सॉल्ट क्या ले रखा है, KNO3 ले रखा है। समझ गए आप, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना, इसको आप नोट कीजिए, बिल्कुल इसको भी नोट कीजिए, ये फिगर को ये नोट करके आप ना। अभी हम और दूसरा दिखाते हैं, और कौन सा सेल है, ठीक है। अभी दूसरा देखिए ZnHCl सेल, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आप सोचिए ZnHCl सेल है ना, तो हमने लिखा Zn/Zn2+, बीच में K2SO4 और HCl 2H+/H2। कैसे हुआ हम आपको समझा रहे हैं। आप देखिए ये सेल को, यहाँ एनोड है जिंक और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, ठीक है। दूसरा वेसल में HCl है इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आप याद रखिए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसमें क्या है, एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। क्या है, एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसके ऊपर ऑब्जर्व किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या है ना, जस्ट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैटिनम, यानी वो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर H2 गैस ऑब्जर्व किया हुआ है। तो हम दोनों को मानेंगे बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन गैस इज इन सॉलिड फेज, वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर क्या हुआ है, ऑब्जर्व हो गया है, तो उसको हम सॉलिड फेज मानेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में हम देते हैं H2 गैस, इसके ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है, किसके ऊपर, वो प्लैटिनम के ऊपर। आप इसको याद रखिए, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो बोलते हैं, हम बाद में अभी पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोपोटेंशियल, विल डिस्कस दैट। तो यहाँ क्या होगा, वही ZnSO4 Zn2+ + SO4 2- हो जाएगा। एनोड में क्या हो जाएगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn2+ इसमें हो जाएगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। इधर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ क्या था HCl H+ + Cl-, तो इसके अंदर H+ है, 2H+ जाएगा यहाँ पे, और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके पूरे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का होगा क्या होगा, इधर से निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह समझ गए, बिल्कुल वही सेम, कुछ फर्क नहीं है। बस यहाँ ये जो वाला इसको आप समझिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Pt.H2 ब्रैकेट में 180, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्लैटिनम.H2। इसका मीन्स प्लैटिनम के पर
हाइड्रोजन गैस को ऑब्जर्व किया हुआ है, समझ गए। और ब्रैकेट में 180 मीन्स 180 प्रेशर में ऑब्जर्व किया हुआ है, और दोनों को हम मान लेंगे दैट इज इन सॉलिड फेज बिकॉज द हाइड्रोजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैटिनम। तो वही बात। और इधर ये K2SO पर है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज में क्या है K2SO पर, नॉट KNO3, K2SO4, तो K प्लस 2K प्लस SO4 2 माइनस, समझ गए। तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम सिंबलिक, Zn2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज में क्या लिख रहे हैं K2SO4, और यहाँ क्या हुआ 2H प्लस H2 में कन्वर्ट हुआ, और ये जो PT डॉट H2 180 दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन विथ प्लैटिनम। आप इसको समझ गए। इसको अच्छी तरह ध्यान रखिए, कितने सेल हम बता रहे हैं आप इसको याद रखिए। ये सारे सेल्स अभी मार्केट में है या वैसे ही सेल बनाया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल है H2CuSO4 सेल। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है सिंबलिक, H2/2H प्लस, सॉल्ट ब्रिज K2SO4 और Cu2 प्लस Cu एट कैथोड, है ना। तो यहाँ देखिए वही सेल है, ये सभी में हमने 1 मोल लेंगे, 1 मोल HCl 1 मोल CuSO4, इसके अंदर HCl है। तो HCl इधर हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना, वही वाला जो हम समझा रहे थे प्लैटिनम है, प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एट 1 एटॉमिक प्रेशर ऑब्जर्व हो गया, तो दिस इज स्टैंडर्ड, इट विल एक्सेप्ट एज द सॉलिड प्लैटिनम, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर K2SO4 सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कनेक्शन है वही है, इधर CuSO4 ले रखे हैं। तो HCl क्या होगा H प्लस Cl माइनस, एट एनोड क्या हो जाएगा H2 माइनस 2E 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, इधर क्या होगा कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित होगा, फ्लो करेगा, यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, समझ गए। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो क्लॉकवाइज एंड करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ गए। ये जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप इसको याद कीजिए। हमने जितने सेल के बारे में पढ़े आप थोड़ा याद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी इसी के पर है, बस नाम बदलना है। इसका आप 2-3 बार देखेंगे और कर लेंगे अपने आप तो समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, यू सी डैनियल सेल, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका कंस्ट्रक्शन इज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज ZnCu इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ वही ZnSO4 और CuSO4 यानी जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो 2 वेसल लिया जाता है, यहाँ 2 वेसल नहीं है। क्या क्या है आप देखिए, एक बड़ा वेसल ले गया है, इसमें बड़ा वेसल में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले जाए, उसके अंदर एक छोटा वेसल, ये छोटा वेसल के अंदर जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले रखे हैं, ठीक है ना। ये जो छोटा वेसल ये इसके अंदर डुबा के रखा हुआ है, और छोटा वेसल के जो बाउंड्री वाल है इसमें पोरस है, बहुत छोटा छोटा पोरस है। थ्रू दैट पोरस द आयंस कैन मूव टू एंड फ्रो, यानी आयंस कैन मूव फ्रॉम दिस लार्ज वेसल टू स्मॉल वेसल एंड वाइस वर्सा, समझ गए। तो ये पोरस के जरिए में यहाँ से आयन इसके अंदर आ सकता है, यहाँ से आयन इसके अंदर जा सकता है। वहाँ 2 था, सॉल्ट ब्रिज काम करता है, यहाँ द सॉल्ट ब्रिज हैज बीन एलिमिनेटेड बाय दिस पोरस पोर्शन, समझ गए आप। वहाँ सॉल्ट ब्रिज जो काम करता था ZnCO4 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या वोल्टेज सेल में, यहाँ वो क्या ये काम नहीं, वो उसको हटा दिया गया। उसको हटा के क्या हुआ, इसमें एक पोरस लगा दिया, जो पोरस हो गया, तो पोरस हो गया तो क्या होगा, द आयंस विल मेंटेन न्यूट्रलिटी, बिकॉज यहाँ SO4 है, यहाँ भी SO4 है, तो दे विल मेंटेन न्यूट्रलिटी विद इन देमसेल्व्स, है ना। तो ये भी Zn2 प्लस Cu2 प्लस है, सो दे विल मेंटेन न्यूट्रलिटी विद इन देम ड्यू थ्रू दिस पोरस, आप समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ, एनोड कौन सा है, जिंक है, जिंक में एनोड ZnS4 Zn2 प्लस प्लस SO2 माइनस, तो Zn माइनस 2E Zn2 प्लस, यानी यहाँ जिंक खत्म होता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये देता जाएगा एक एटम में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। इधर क्या होगा, ये जो इसमें से निकला 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें से जो Zn2 प्लस यहाँ बचा, अभी यहाँ क्या Cu2 SO4 Cu2 प्लस SO4 माइनस, यहाँ Cu2 प्लस प्लस 2E, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये जो इसका बाउंड्री वाल है, यानी वेसल किसमें कॉपर से बना हुआ है, तो ये कॉपर क्या करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर जो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, समझ गए आप।
तो ये बनता चलेगा, यानी करंट विल बी जनरेटेड, यानी इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। आप समझ गए। यहाँ बस डिफरेंस ये है, a small vessel and a large vessel. Small cell is kept inside the large vessel which contains zinc sulfate, and large vessel contains copper sulfate. But the salt bridge has been eliminated by the porous on this small vessel boundary wall so that the ions can maintain neutrality in between them. देखिए इसी क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इसको रटना जरूरी नहीं है, नोट कर दीजिए, लेकिन आप इसको अपने आप ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दाएं तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम याद करें क्या क्या पढ़े। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था पहले, द सेल व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल था तो हम लिख देंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा था, द सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो डिफरेंस, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या था, आप देखिए जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसमें जो रिएक्शन हो रहा था दैट वाज नॉट स्पॉन्टेनियस। वो स्पॉन्टेनियस था क्या, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, जैसे ही हम करंट बंद करते थे इलेक्ट्रोलिसिस वाज स्टॉप्ड। सो द रिएक्शन इन द सेल वाज नॉन स्पॉन्टेनियस और इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इनडायरेक्ट रिडक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है ना। तीसरा बात क्या है, आप इसका कंस्ट्रक्शन को देखिए। यहाँ क्या होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इट वाज हैविंग ओनली वन कंटेनर एंड वन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इन दैट इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रोड्स वर डिप्ड। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हम रखते थे। लेकिन यहाँ क्या है, 2 कंटेनर, 2 इलेक्ट्रोड्स डिफरेंटली प्लेस्ड एंड 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ गए आप, ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं ना। फिर भी आप इसको नोट कीजिए, हमने यहाँ लिख रखा है इसको बिल्कुल अच्छी तरह। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने वही लिखा है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। 2 electrodes are placed in same electrolyte in same container, 2 electrodes are placed in different electrolytes and in a different container। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझिए। कितने तरह का सेल है, सेल कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आता है, डैनियल सेल कभी कभी आता है। यू हैव टू रिमेंबर एंड राइट। ओके, थैंक यू।